सेल्स मैक्सिमाइजेशन मॉडल ओलिगोपोली का बाउमल ने दिया था। ठीक है, इसको हम लोग रेवेन्यू मैक्सिमाइजेशन मॉडल भी बोलते हैं। इसमें बाउमल कहते हैं कि सेल्स मैक्सिमाइजर जो रहेगा ना, वो प्रोड्यूस करेगा हायर लेवल ऑफ आउटपुट एज कम्पेयर टू द प्रॉफिट मैक्सिमाइजर। ठीक है, तो सेल्स मैक्सिमाइजर ज़्यादा आउटपुट प्रोड्यूस कर रहा है प्रॉफिट मैक्सिमाइजर से। ठीक है, तो बेसिकली बाउमल ये कहते हैं कि जो फर्म है वो मेनली फोकस करती है यहाँ पे सेल को मैक्सिमाइज करने पे। ठीक है, को भी करती है बट सेल का जो है वो प्रायोरिटी रखती है कि मैक्सिमम सेल्स होना चाहिए और मैक्सिमम सेल के थ्रू मैक्सिमम प्रॉफिट होना चाहिए, ये चीज़ है। यूटिलिटी मैक्सिमाइजेशन विलियमसन ने दिया था, सेटिस्फैक्शन मैक्सिमाइजेशन स्किटोविस्की ने। अब बात करते हैं इलास्टिसिटी और टैक्सेस की। ठीक है, तो बेसिकली ये बोल रहा है कि जब इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज ग्रेटर देन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड तो बर्डन किस पे रहेगा। देखिए, इसमें इलास्टिसिटी ऑफ टैक्सेस की बात हो रही है, तो बेसिकली बोल रहे हैं कि जब इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज ग्रेटर देन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड तो जो बर्डन है टैक्स का वो किस पे आता है, वो आता है बायर पे। ठीक है, सप्लाई का जो इलास्टिसिटी है वो ज़्यादा है, ज़्यादा सप्लाई होगी, सप्लाई होने से क्या होगा, बायर्स ही तो ज़्यादा आ रहे हैं ना, तो उन पे ही बर्डन जो है डाल दिया जाता है। ठीक है, और नेक्स्ट देखो, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज लेस देन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, या फिर इसको बोल सकते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज ग्रेटर देन इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। जब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ज़्यादा है इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई से तो बर्डन किस पे रहेगा, बर्डन विल बी ऑन द सप्लायर, है ना। मतलब कि सप्लाई तो कम हो रही है ना, और डिमांड ज़्यादा हो रही है, मतलब जो हमारा जो भी सेलर है वो ज़्यादा प्रोडक्ट ला रहा है। ठीक है, बर्डन उसी इंसान पे आएगा जो ज़्यादा प्रोडक्ट्स ला रहा है, तो ये सेलर है हमारा, है ना। तो द बर्डन ऑफ टैक्स विल बी मोर ऑन द सेलर्स देन द बायर्स। गॉट इट। थर्ड वाला देखिए आप, व्हेन इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज ज़ीरो, जब इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई ज़ीरो होती है तो इसको परफेक्टली इनलास्टिक बोलते हैं और सारा बर्डन किस पे आता है, प्रोड्यूसर्स पे। ठीक है, और आगे देखिए, व्हेन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज ज़ीरो, ये परफेक्टली इनलास्टिक है जब सारा बर्डन किस पे आएगा, बायर्स पे। क्विकली रिवाइज कर लेते हैं, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज ग्रेटर देन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, सारा बर्डन किस पे आएगा, बायर्स पे। व्हेन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज ग्रेटर देन इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, सारा बर्डन किस पे आएगा, सेलर्स पे। ठीक है, व्हेन इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज ज़ीरो, सारा बर्डन किस पे आएगा, प्रोड्यूसर्स पे। व्हेन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड तो क्या है, किस पे आएगा, बायर्स पे। गॉट इट। नेक्स्ट देखो, बेनिफिट रिसीट प्रिंसिपल किसने दिया था, नट, विक्सल एंड लिंधाल ने। ठीक है, नेक्स्ट देखो, एबिलिटी टू पे अप्रोच सेलिगमैन ने दिया था। सो इसको बाकी कंट्रीब्यूशन किसने दिया था, पीगू और मार्शल ने इस थ्योरी में। ठीक है, फंक्शन फाइनेंस ये दिया था AP लर्नर ने, PYQ में आया है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ठीक है, तो बेसिकली क्या होता है, व्हेन वी फिस्कल पॉलिसी बाय इट्स अफेक्ट, जब हम एक फिस्कल पॉलिसी को जज करते हैं उसके अफेक्ट और उसके फंक्शन से, तो इसको हम लोग फंक्शनल फाइनेंस बोलते हैं। ठीक है, आगे देखिए, ज़ीरो सम गेम, तो ये जो पार्ट है ये है थ्योरी ऑफ गेम्स का। ठीक है, थ्योरी ऑफ गेम किसने दी थी, न्यूमैन एंड मॉन्गस्टन ने। तो इसमें ये बोलते हैं कि एनी गेन ऑफ वन राइवल इज ऑफसेट बाय द लॉस ऑफ द अदर, अगर एक राइवल का गेन हो रहा है तो दूसरे का लॉस होगा, तो अल्टीमेटली देयर इज ज़ीरो सम गेम, है ना, कोई सम नहीं हो रहा, इट इज़ ज़ीरो। ठीक है, अल्टीमेटली ये है। नेक्स्ट है सेल्स लॉस, सेल्स लॉस में क्या बोलते हैं, सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड। नेक्स्ट देखो, जीरो बेस्ड बजटिंग, ये दिया था पीटर A. फायर ने। इसका मतलब होता है कि इवेल्युएशन एंड प्रायोरिटाइजेशन ऑफ ऑल द प्रोग्राम्स एट डिफरेंट लेवल्स ऑफ एफर्ट्स। ठीक है, जीरो बेस्ड बजटिंग में आप इवेल्युएशन और प्रायोरिटाइजेशन कर रहे हो ऑल द प्रोग्राम्स की डिफरेंट लेवल्स पे। दो टाइप के फंड्स होते हैं, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, कंटिजेंसी इंडिया। कंसोलिडेटेड मतलब कि कंसोलिडेट करके रखना। ठीक है, तो इसमें आते हैं टैक्सेस और नॉन टैक्स रेवेन्यू। तो इसमें कौन से आर्टिकल के तहत आया था, 266(1). नेक्स्ट देखिए, कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया, कंटिजेंसी मतलब इमरजेंसी के लिए रखा गया। ठीक है, आर्टिकल के तहत आया था 267(1). ठीक है, नेक्स्ट देखिए, बजट के दो टाइप्स होते हैं, रेवेन्यू, कैपिटल। रेवेन्यू कैपिटल को मिला के हमारा बजट बनता है। ठीक है, तो रेवेन्यू में रेवेन्यू रिसिप्ट है और कैपिटल रिसिप्ट कैपिटल में। ठीक है, तो बेसिकली
आपने ये याद रखना है, फर्स्ट में लाइबिलिटी है, सेकंड में एसेट, ठीक है। रेवेन्यू रिसिप्ट के अंदर फर्स्ट में लाइबिलिटी है, सेकंड में एसेट। इट नीदर क्रिएट्स अ लाइबिलिटी नॉर क्रिएट्स एनी रिडक्शन इन एसेट। नीदर क्रिएट्स अ लाइबिलिटी नॉर क्रिएट्स एनी रिडक्शन इन एसेट। कैपिटल रिसिप्ट में क्या है, इट ईदर क्रिएट्स अ लाइबिलिटी और रिडक्शन इन। कैपिटल रिसिप्ट्स में हमारे बोरोइंग्स भी आती हैं, रिकवरी ऑफ लोन्स एंड अदर रिसिप्ट्स। आगे देखिए रेवेन्यू रिसिप्ट्स, ठीक है। रेवेन्यू रिसिप्ट में दो चीज़ें होती हैं, टैक्स रेवेन्यू एंड नॉन टैक्स रेवेन्यू। हमारा टैक्स रेवेन्यू में सारा पैसा आ जाता है, मतलब डायरेक्ट टैक्सेस और इनडायरेक्ट टैक्सेस, ठीक है। और हमारा नॉन टैक्स रेवेन्यू में क्या है, इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड डिविडेंड, फीस, लाइसेंस, है ना, फाइन्स एंड पेनल्टीज, ई शीट्स, ग्रांट्स एंड गिफ्ट्स, इस तरह से, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा एक्सपेंडिचर। दो टाइप्स के होते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर। अभी हमने सिमिलर कुछ पढ़ा था, बजट। बजट में क्या होता है, रेवेन्यू रिसिप्ट्स एंड कैपिटल रिसिप्ट्स, राइट। तो इसमें भी हमारा एक्सपेंडिचर में भी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर है, ठीक है। तो अभी आपने क्या किया था, पिछले वाले में लाइबिलिटी ऊपर था, एसेट नीचे था। इसमें क्या किया, एसेट ऊपर है, लाइबिलिटी नीचे है, स्टेटमेंट सेम, रटने के लिए बता रही हूँ, ठीक है। सो इट नीदर एसेट नॉर रिड्यूसेस एनी लाइबिलिटी। आगे देखिए कैपिटल एक्सपेंडिचर में ईदर क्रिएट्स एन एसेट और क्रिएट्स एनी लाइबिलिटी। नेक्स्ट देखो बजटरी डेफिसिट। बजटरी डेफिसिट के अंदर तीन चीज़ें आती हैं, रेवेन्यू डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट एंड प्राइमरी डेफिसिट। रेवेन्यू डेफिसिट कैसे निकालते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसिप्ट। फिस्कल डेफिसिट टोटल एक्सपेंडिचर में से माइनस करते हो टोटल रिसिप्ट्स को एक्सक्लूडिंग बोरोइंग्स, ठीक है। प्राइमरी डेफिसिट फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट। फिस्कल डेफिसिट को हम लोग टोटल बोरोइंग्स भी बोलते हैं। देखिए एम.एन. रॉय ने पीपल प्लान दिया था 1944 में, ठीक है। जयप्रकाश नारायण ने सर्वोदय प्लान दिया था। श्रीमन नारायण ने गांधीयन प्लान दिया था। प्लान हॉलीडे 1966 बीच में आया था। तो बेसिकली जो हमारे 5 ईयर प्लान्स थे वो प्रॉपरली एग्जीक्यूट नहीं हो पा रहे थे, तो बीच में एक हॉलीडे टाइप का लिया गया था उन सबको प्रॉपरली एनालाइज करने के लिए, रिव्यू करने के लिए 3 साल का हॉलीडे दे दिया गया था, ठीक है। तो 66 से 69 के बीच में आया था 3 ईयर्स का। उसके बाद गरीबी हटाओ 5 ईयर प्लान में आया था, ठीक है। फिफ्थ 5 ईयर प्लान में आया था जो कि हमारा था 74 से 79 तक। गरीबी हटाओ फिफ्थ 5 ईयर प्लान 74 से 79 तक, ठीक है। हमारे 9th 5 ईयर प्लान का मोटो था ग्रोथ विद इक्विटी एंड डिस्ट्रीब्यूशन जस्टिस, जो कि हमारा 1997 से 2002 के बीच में था, ठीक है। और नाबार्ड, दैट इज़ नेशनल एग्रीकल्चर बैंक फॉर रूरल डेवलपमेंट, ये हमारा आया था 12 जुलाई 1982 को 6th 5th ईयर प्लान के तहत, ठीक है। नाबार्ड में कितने लेटर्स हैं, 6 5 ईयर प्लान ऐसे आता है, ठीक है। और नेक्स्ट कुछ कमिटीज़ हैं इंपॉर्टेंट। पारेख कमेटी, ये बात करती है इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग की, ठीक है। पारेख इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग। केलकर कमेटी टैक्स स्ट्रक्चर रिफॉर्म। नरसिम्हा कमेटी बैंकिंग रिफॉर्म्स। दोबारा से एक बार देख लीजिए, पारेख कमेटी इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग, केलकर कमेटी टैक्स स्ट्रक्चर रिफॉर्म्स, नरसिम्हा कमेटी बैंकिंग रिफॉर्म्स। इंपॉर्टेंट है ये। स्मॉल सेविंग स्कीम्स कौन कौन सी हैं, स्मॉल सेविंग स्कीम के तहत हमारा आता है पीपीएफ, पब्लिक प्रोविडेंट फंड, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, देन केवीपी, किसान विकास पत्रा, देन एनएसएस, नेशनल सेविंग स्कीम, और हमारा आईवीपी दैट इज इंदिरा विकास पत्रा, और भी हैं, एंड रिलीफ बॉन्ड्स, है ना, और एमआईडी दैट इज पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम्स, देन पोस्ट ऑफिस टाइम डिपॉजिट्स, देन सुकन्या समृद्धि अकाउंट्स योजना भी है, ठीक है, ठीक है। तो नेक्स्ट है आपका स्टॉक एंड फ्लो। तो इसमें ये पूछ लेता है कि कौन सा आइटम स्टॉक का नहीं है, 4 देख के 1 फ्लो का दे देगा इस तरह से, है ना, और फ्लो का देख के पूछ लेगा स्टॉक का नहीं है इस तरह से, ठीक है। तो स्टॉक क्या होता है, पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। फ्लो होता है पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। हमारा जो स्टॉक है उसका कोई टाइम डायमेंशन नहीं होता, जैसे एक बार कोई चीज़ आई ख़त्म इस तरह से, ठीक है। और जो हमारा फ्लो है वो चलता रहता है, जैसे पर डे कितना कंज्यूम कर रहा है इंसान, पर मंथ कितना कंज्यूम कर रहा है ना, वो चीज़ जो चलती रहती है फ्लो में, वो चीज़ आ जाती है आपके, ठीक है। जैसे आप सेंसस लेते हो हर 10 ईयर्स में, उस तरह से, ठीक है। अब स्टॉक में देखो आता है हमारा क्वांटिटी ऑफ मनी, वेल्थ, है ना, जो कि एक पर्टिकुलर टाइम के लिए है, ख़त्म भी हो सकती है वो सब ना। और कंजम्पशन है, रेगुलर है, हर पीरियड में होता है ना,
कुछ ना कुछ बढ़ता है कम होता है, ऐसा से इन्वेस्टमेंट भी, करेक्ट। नेक्स्ट है मनी मल्टीप्लायर का। इसका बस आप फॉर्मूला याद रखो, दैट इज 1 + C+T डिवाइड बाय C+R ब्रैकेट में 1 + T। यहाँ पे जो हमारा C है दैट इज करेंसी अपॉन डिपॉजिट, T है हमारा TD अपॉन डिग्री दैट इज टाइम डिपॉजिट अपॉन डिमांड डिपॉजिट, R है हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। अभी देखिए म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स क्या होते हैं। तो बेसिकली व्हेन प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू 5, ठीक है। आपको पता है कि A यूनियन B का फॉर्मूला क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ A प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B, ठीक है। आपको पता है A इंटरसेक्शन B क्या होता है 5। तो अभी आपने एडिशन रूल का जो प्रोबेबिलिटी है उसमें आपने पुट कर देनी है इसकी वैल्यू A इंटरसेक्शन B की दैट इज़ 5, ठीक है। तो 5 का वैल्यू 0 होता है, कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो आपका क्या आया, प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ A प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B। प्रीवियस ईयर में ये क्वेश्चन आया था तो ध्यान से करना, ठीक है। आगे देखो एक और इंडिपेंडेंट इवेंट का फॉर्मूला क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ A मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ B। ये देखिए ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, तो इसके ना 3 पार्ट होते हैं, तीन चीज़ों से कैलकुलेट होता है। एक तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी, लिटरेसी रेट और पर कैपिटा इनकम, ठीक है। जो बच्चा जो पैदा होता है उसकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितनी है 2 साल तक ना, वो होता है लिटरेसी रेट। तो इसमें 2 चीज़ें आती हैं, एडल्ट रेट और एनरोलमेंट रेट इन प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियरी सेक्टर। तो जो रेशियो है एडल्ट रेट का वो 2.3 लिया जाता है, एनरोलमेंट रेट ऑफ प्राइमरी एंड टर्शियरी सेक्टर ये लिया जाता है 1.3, ठीक है। और पर कैपिटा इनकम ये कैसे कैलकुलेट करते हैं, टोटल इनकम अपॉन टोटल पॉपुलेशन, ठीक है। अब टर्म्स ऑफ ट्रेड, बहुत सारी टर्म्स ऑफ ट्रेड होती हैं, है ना। तो एक होती है हमारी NBTT, नेट बार्टर टर्म्स ऑफ ट्रेड, ये आई थी 1927 में। इसे दिया था फ्रैंक विलियम टॉसिंग ने, टॉसिंग याद रखना, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, प्राइस ऑफ एक्सपोर्ट्स डिवाइड बाय प्राइस ऑफ इम्पोर्ट्स। हर किसी में आपको एक्सपोर्ट्स ऊपर ही दिखेगा, इम्पोर्ट्स नीचे दिखेगा, अपार्ट फ्रॉम वन, आई विल टेल यू दैट। बस उसको थोड़ा एक्सपैंड किया हुआ है सेम फॉर्मूले को, ठीक है। तो प्राइस इंडेक्स ऑफ इम्पोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट इज इक्वल टू 100 को क्या लेते हैं हम लोग बेस, ठीक है। तो हमको ये पता है कि PX1 डिवाइड बाय PM1, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय PM डिवाइड बाय PX, ठीक है। तो बेसिकली PM और PX 0 हमारा क्या होता है 100/100, ये 1 हो गया। तो ऐसे हमारा फॉर्मूला आता है PX/PM, बेसिकली फॉर्मूला बताया है, ठीक है। एक और होती है रिट्राइडिंग टर्म्स ऑफ ट्रेड, वो दी थी ने। नेक्स्ट हमारा ग्रॉस बार्टर टर्म्स ऑफ ट्रेड। इसमें क्या होता है, इसमें फॉर्मूला उल्टा है, क्वांटिटी ऑफ इम्पोर्ट्स डिवाइड बाय क्वांटिटी ऑफ एक्सपोर्ट्स। हर किसी में क्या होता है एक्सपोर्ट्स ऊपर इम्पोर्ट्स नीचे, इसमें क्या है क्वांटिटी लिया हुआ है, वो भी इम्पोर्ट्स ऊपर एक्सपोर्ट्स नीचे, ये भी टॉसिंग ने दिया था। नेक्स्ट देखो ITOT, इंटरनेशनल टर्म्स ऑफ ट्रेड, दिया था डॉरेंस एंड स्टेल ने 1948 से 1949 के बीच में। इसका फॉर्मूला क्या होता है, प्राइस ऑफ एक्सपोर्ट्स डिवाइड बाय प्राइस ऑफ इम्पोर्ट्स मल्टीप्लाइड बाय क्वांटिटी ऑफ एक्सपोर्ट्स, ठीक है। अब आ रही है हमारी सिंगल फैक्टोरियल टर्म्स ऑफ ट्रेड, ये दी थी जैकब विनर ने 1979 में, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, प्राइस ऑफ एक्सपोर्ट्स डिवाइड बाय प्राइस ऑफ इम्पोर्ट्स मल्टीप्लाइड बाय ZX दैट इज एक्सपोर्ट प्रोडक्टिविटी। तो इसमें क्या किया है, क्वांटिटी ऑफ एक्सपोर्ट्स की जगह पे एक्सपोर्ट प्रोडक्टिविटी है, ठीक है, पिछले वाले फॉर्मूले के कंपैरिजन में। अभी देखो डबल फैक्टोरियल टर्म्स ऑफ ट्रेड, ये भी जैकब विनर ने दिया था, सिंगल फैक्टोरियल डबल फैक्टोरियल दोनों जैकब विनर ने दिया था, ठीक है। तो इसमें बेसिकली क्या होता है, प्राइस ऑफ एक्सपोर्ट्स डिवाइड बाय प्राइस ऑफ इम्पोर्ट्स मल्टीप्लाइड बाय क्वांटिटी ऑफ एक्सपोर्ट्स, यहाँ तक सेम है। एक और चीज़ आ गई डिवाइड बाय दिस ZM दैट इज इम्पोर्ट प्रोडक्टिविटी। तो हमारा एक्सपोर्ट प्रोडक्टिविटी इम्पोर्ट प्रोडक्टिविटी दोनों ही आ जा रहे हैं सिंगल फैक्टोरियल टर्म्स ऑफ ट्रेड में, और जहाँ पे फैक्टोरियल टर्म्स ऑफ ट्रेड है वहाँ पे हम प्रोडक्टिविटी को भी ऐड करते हैं, बस ये चीज़। टैक्सेस के कैनन्स होते हैं बहुत सारे, ठीक है। तो 4 कैनन्स किसने दिए थे, एडम स्मिथ ने। कौन कौन से थे वो, इक्विटी, सर्टेनिटी, इकोनॉमी, कन्वीनियंस। रिपीट अगेन, इक्विटी, सर्टेनिटी, इकोनॉमी, कन्वीनियंस। और 5 कैनन किसने दिए थे, बास्टेबल ने। वो क्या है, पेड SC दैट इज प्रोडक्टिविटी, इलास्टिसिटी, डाइवर्सिटी, सिंप्लिसिटी एंड कोऑर्डिनेशन। नेक्स्ट देखो अब्जॉर्प्शन अप्रोच ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट, किसने दिया था, सिडनी एलेक्जेंडर। अब्जॉर्प्शन अप्रोच सिडनी एलेक्जेंडर, ठीक है। तो जैसा कि हमको पता है इनकम का फॉर्मूला होता है C + I + G + NX दैट इज एक्सपोर्ट्स माइनस इम्पोर्ट्स, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, C, I और G को हम लोग A कंसिडर कर लेते हैं और X - M को B।
तो ए इज़ नथिंग बट एब्जॉर्प्शन अप्रोच। तो हमारा बी क्या हो गया, बी इज इक्वल टू वाई माइनस ए। देखो एक कंट्री ने डिवैल्यूएशन कर दी, ठीक है, रुपीज़ का प्राइस गिरा दिया, क्यों? ताकि एक्सपोर्ट्स हमारी बढ़ जाए, मगर हमारे पास सफिशेंट क्वांटिटी नहीं है सप्लाई करने के लिए, डोमेस्टिकली सब यूटिलाइज हो जा रहा है। तो इससे क्या हुआ, डिवैल्यूएशन का कोई फ़ायदा तो नहीं हुआ ना। तो फ़ायदा कब होगा? तो जब हम लोग बी को बढ़ा रहे हैं तो हमको वाई को भी बढ़ा देना चाहिए, है ना, जीडीपी को भी बढ़ा देना चाहिए, तब फ़ायदा होगा। या फिर तो अगर हम बी को बढ़ा रहे हैं तो हमें ए को गिरा देना चाहिए, एब्जॉर्प्शन अप्रोच को गिरा देना चाहिए, तो फ़ायदा होगा। दो कंडीशन में, कंडीशन याद रखना, ठीक है। अभी बात करते हैं डमी वेरिएबल की। तो अभी तक जितने हमने एक्सप्लेनेटिव वेरिएबल पढ़े थे तो वो न्यूमेरिकल पढ़े थे ना, न्यूमेरिक मतलब क्वांटिटी बेसिस पे, लाइक प्राइस, वेजेस एंड ऑल। मगर कई केसेस में ना क्वालिटेटिव भी होता है, मतलब कि कलर हो गया, जेंडर हो गया, इस तरह से, है ना, इस तरह के एक्सप्लेनेटिव वेरिएबल भी होते हैं। तो इनको हम लोग क्या बोलते हैं, क्वालिटेटिव वेरिएबल्स को, इनको हम लोग बोलते हैं डमी वेरिएबल। यहाँ पे क्वालिटेटिव बात हो रही है, ठीक है। तो ये डमी वेरिएबल जो होते हैं ये यूजुअली वैल्यू लेते हैं 0 या फिर 1 की, ठीक है। अगर 0 है तो इसका मतलब है एब्सेंस ऑफ एट्रीब्यूट्स, मतलब कि नो एट्रीब्यूट्स। अगर 1 है तो प्रेजेंस ऑफ एट्रीब्यूट, येस एट्रीब्यूट्स आर अवेलेबल, ठीक है। जब ये 0 होते हैं, एट्रीब्यूट 0 होते हैं, तो क्या होता है, इनको हम लोग बेस भी बोलते हैं, इनको हम रेफरेंस भी बोलते हैं, इनको हम बेंचमार्क भी बोलते हैं। 0 होता है तो हम क्या बोलते हैं, बेस, रेफरेंस और बेंचमार्क, ठीक है। आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि असाइनिंग वैल्यूज ऑफ 0 एंड 1 आर रैंडमली जो वैल्यूज असाइन होती हैं 0 और 1 की डमी वेरिएबल को। देखिए एक जनरल रूल है, जब मॉडल के पास एक कॉमन इंटरसेप्ट है, ठीक है, और क्वालिटेटिव वेरिएबल्स हैं, कितनी कैटेगरीज है, m, ठीक है, तो हम लोगों को हमेशा ऐसे लिखना है m-1 करके, ठीक है, नंबर ऑफ डमी वेरिएबल्स। तो लेट सपोज m है हमारा 12, तो हमने उसमें से माइनस कर देंगे 1, दैट इज 11, ठीक है। बस ये याद रखना है कि डमी वेरिएबल में आप एक माइनस करके डमी वेरिएबल लिखते हो, जितना भी आपको m दिया हुआ है, इस तरह से, ठीक है। ये जनरल रूल है। अगर आप इसे वॉयलेट करते हैं तो डमी वेरिएबल ट्रैप हो जाता है, ठीक है। अगर आपने n-1 को फॉलो नहीं किया तो डमी वेरिएबल ट्रैप हो जाता है। देयर विल बी कॉलनारिटी एंड मॉडल कैन नॉट बी एस्टिमेटेड। अब नेक्स्ट पॉइंट है कंपैरेटिव एडवांटेज। डेविड रिकार्डो ने दिया था और हमारा एब्सोल्यूट एडवांटेज आदम स्मिथ ने दिया था। तो बेसिकली यूएसए जो है इसमें एप्पल या स्मार्टफोन में से कोई भी एक चीज़ प्रोड्यूस कर सकता है। 39 एप्पल प्रोड्यूस कर सकता है, 13 स्मार्टफोन प्रोड्यूस कर सकता है, ठीक है। और कोरिया जो है या तो 24 एप्पल प्रोड्यूस कर सकते हैं या 12 स्मार्टफोन प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो हमें ये जानना है कि कौन सी कंट्री को क्या प्रोड्यूस करना चाहिए और क्या इंपोर्ट करना चाहिए, ठीक है। तो पहले हम देखते हैं कि अगर तो यूएसए एप्पल प्रोड्यूस करता है तो कैसा रहेगा। तो ऐसे हम लिख सकते हैं इसको 39 एप्पल इज इक्वल टू 13 स्मार्टफोन, ऐसे लिख सकते हो ना। तो 1 एप्पल कितना होगा, 1 एप्पल इज इक्वल टू 13/39, कितना आया 0.33। और जो भी कंट्री का ना कंपैरेटिव वैल्यू लो होगी उस कंट्री को उस चीज़ की प्रोडक्शन करनी चाहिए, ठीक है। वहीं अगर यूएसए का स्मार्टफोन का देखोगे आप तो 39/13 होगा, है ना, दैट इज इक्वल टू 3। कोरिया का देखोगे तो आता है हमारा एप्पल के लिए 0.5, 1 एप्पल इज इक्वल टू 12s/24 एप्पल, दैट इज 0.5। तो यूएसए का हमारा एप्पल का आया था 0.33 और कोरिया का आया था एप्पल का 0.5। कौन सा कम है, 0.33। तो यूएसए को एप्पल प्रोड्यूस करना चाहिए। स्मार्टफोन के लिए देखिए 39/13 दैट इज इक्वल टू 3 और हमारा कोरिया का आया 2। तो कोरिया का कम आया है स्मार्टफोन में, कंपैरेटिव एडवांटेज है ना। तो कोरिया को स्मार्टफोन प्रोड्यूस करना चाहिए और यूएसए को एप्पल प्रोड्यूस करना चाहिए और दूसरा प्रोडक्ट ये लोग इम्पोर्ट कर सकते हैं। समझ में आ गया। प्रिंसिपल ऑफ मैक्सिमम सोशल एडवांटेज डाल्टन ने दिया था, मैक्सिमम सोशल एडवांटेज डाल्टन। और प्रिंसिपल ऑफ मैक्सिमम एग्रीगेट वेलफेयर, सोशल वेलफेयर की बात किसने की थी, पीगू ने। पीगू के अकॉर्डिंग मार्जिनल सोशल कॉस्ट शुड बी इक्वल टू मार्जिनल सोशल बेनिफिट, है ना। ये कैसे हो सकता है, ये हमारा बेनिफिट कैसे करवा सकते हैं, या फ्रॉम टैक्सेस और फ्रॉम गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। नेक्स्ट टॉपिक देखिए फाइनेंस कमीशन। तो आर्टिकल 280 के तहत हमारे जो प्रेसिडेंट होते हैं वो फाइनेंस कमीशन का चेयरमैन अपॉइंट करते हैं, आर्टिकल 280 के तहत, ठीक है। तो आप देख सकते हैं प्रोविजन फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ फाइनेंशियल कमीशन। तो अभी हमारा चल रहा है 15th 15th फाइनेंस कमीशन, जिसके चेयरमैन है NK सिंह। 15th फाइनेंस कमीशन इज फ्रॉम 20 to
26। ठीक है। तो वैसे तो कॉन्स्टिट्यूट कर दिया गया था 2017 में, एन के सिंह को नॉमिनेट कर लिया था, पर स्टार्ट कब से हुआ? 2020 से। उससे पहले कि आप देखिए चेयरमैन कौन थे। 11th से मैंने बताया हुआ है, 11th फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन खुसरो, 12th के रंगाराजन, 13th के विजय केलकर, 14th के YV रेड्डी। तो इसको मैंने ऐसे याद किया था कि रंगाराजन को आशीर्वाद मिलता है कि तुम खुश रहो, खुश रहो रंगाराजन। ठीक है। रंगाराजन बड़ा कलाकार था। ठीक है। तो वो रेडी होके सिंह के पास जाता है सर्कस दिखाने के लिए। आई लर्न इट लाइक दैट। ओके। तो अभी आप रिकमेंडेशंस देखो 15th फाइनेंस कमीशन के। 15th फाइनेंस कमीशन में हमारा पॉपुलेशन कम हो गया था, 15% हो गया था, और एरिया सेम है हमारा 15%। फॉरेस्ट एंड इकोलॉजी इंक्रीज्ड, पहले 7.5 था, अब 10% हो गया। इनकम डिस्टेंस हमारा कम हो गया, ये हो गया हमारा 45%, पहले 50% था। ठीक है। डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस हमारे 12.5%, टैक्स एफर्ट वॉज 2.5। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में हमारे 2021 की थीम है द ग्रेट रीसेट। ठीक है। इंडिया की अभी रैंक कितनी है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के तहत? 140th। ठीक है। जीडीपी है अभी हमारा करंटली 9.1। ठीक है। 2000 हमारी 20 में थीम क्या थी? स्टेक होल्डर्स फॉर कोहेंसिव एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। 2019 में क्या थी? ग्लोबलाइजेशन 4.0, फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। हमारी 2018 में क्या थी? क्रिएटिंग अ शेयर्ड फ्यूचर इन फ्रैक्चर्ड वर्ल्ड। अभी देखिए टैक्स बॉयंसी, ये क्या होता है? परसेंटेज चेंज इन टैक्स बेस डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन इनकम। ठीक है। तो इसका फॉर्मूला होता है डेल्टा TB डिवाइड बाय डेल्टा वाई मल्टीप्लाइड बाय वाई डिवाइड बाय TB। तो परसेंटेज चेंज इन टैक्स बेस को जैसे निकालेंगे, डेल्टा TB डिवाइड बाय TB मल्टीप्लाइड बाय 100। ठीक है। और चेंज इन परसेंटेज चेंज इन इनकम को कैसे निकालेंगे? डेल्टा वाई डिवाइड बाय वाई मल्टीप्लाइड बाय 100। अभी देखिए ये वाला ग्राफ, तो इसमें ये बोल रहा है कि सप्लाई कर्व कौन सा रहेगा, है ना, कहाँ पे फर्म एक सप्लाई करेगी। तो एक बात आपको याद रखनी है, EVC से नीचे कभी भी फर्म सप्लाई नहीं करती है, क्योंकि वो शटडाउन पॉइंट होता है, वहाँ पे उसे लॉसेस होने लग जाते हैं। जितना वो लागत लगा रही है उसको उतना भी वापस नहीं मिलता, तो वो शटडाउन पॉइंट होता है। तो सप्लाई हमेशा से EVC से ऊपर करेगी। तो EVC से ऊपर क्या है हमारा? अब इसको तो रेड लाइन जो लगी है, ये जो MC कर्व है ना, ये वाला। ठीक है। तो वहाँ पे वो सप्लाई करेगी, EVC से नीचे नहीं करेगी, वो शटडाउन पॉइंट होगा। ठीक है। और AVC है ना, जहाँ पे AVC है वहाँ पे एग्जैक्ट आता है ब्रेक इवन पॉइंट, जितना आप लगा रहे हो उतना ही आपको वापस भी मिल रहा है। नेक्स्ट देखो, डिस्टिंग्विश कर रहे हैं हम लोग Z टेस्ट और T टेस्ट के बीच में। तो Z टेस्ट कहाँ पे यूज होता है? जहाँ पे जो N है वो ग्रेटर होता है 30 से। T कहाँ पे यूज होता है? वहाँ पे N होता है लेस देन 30, है ना। और Z टेस्ट फॉलो करता है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को, T टेस्ट फॉलो करता है स्टूडेंट T टेस्ट को, T डिस्ट्रीब्यूशन को। ठीक है। स्टूडेंट T टेस्ट किसने दिया था? गॉसेट। ठीक है। और Z टेस्ट इज द बेस्ट व्हेन पॉपुलेशन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन आर नोन। Z टेस्ट में पॉपुलेशन और स्टैंडर्ड डेविएशन नोन होते हैं, और हमारा T टेस्ट में पॉपुलेशन और स्टैंडर्ड डेविएशन आर नॉट नोन। अभी देखिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। टॉबिन टैक्स क्या होता है? ट्रांजेक्शन्स इन फॉरेन एक्सचेंज। फॉरेन एक्सचेंज का जो ट्रांजेक्शन होता है उसको हम लोग टॉबिन टैक्स बोलते हैं। ठीक है। और नेक्स्ट है फिजिकल पॉलिसी एंड मॉनेटरी पॉलिसी आर इंटेंडेड टू कॉम्बैट स्ट्रक्चरल एम्प्लॉयमेंट एंड फ्रैक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। फिजिकल पॉलिसी और मॉनेटरी पॉलिसी क्या करती है? कॉम्बैट करती है स्ट्रक्चर और फिजिकल एम्प्लॉयमेंट को। ठीक है। हम लोग नेचुरल रेट और अनएम्प्लॉयमेंट कैसे निकालते हैं? स्ट्रक्चर एम्प्लॉयमेंट और फ्रिक्शनल एम्प्लॉयमेंट को ऐड करके। देखो फ्रिक्शनल एम्प्लॉयमेंट ये होता है कि जब एक इंसान जॉब छोड़ता है और वो दूसरा जॉब पकड़ता है, उस बीच में जो भी उसको टाइम लगता है उसको हम लोग फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट बोलते हैं। ठीक है। स्ट्रक्चरल क्या होता है? जो भी अनएम्प्लॉयमेंट आती है फ्लॉज इन नेचर की वजह से, है ना, जैसे अभी कोरोना आ गया उसकी वजह से जो भी अनएम्प्लॉयमेंट आई, उस तरह से महामारी की वजह से ऐसा कुछ। ठीक है। अप्स एंड डाउन इन इकोनॉमिक्स की वजह से। नेक्स्ट है कार्डर। कार्डर ने हमारा सजेशन दिया था कि वेल्थ टैक्स, गिफ्ट टैक्स और एक्सपेंडिचर टैक्स होने चाहिए। तो उसकी वजह से ही हमारे ये तीनों टैक्स जो है इंट्रोड्यूस हुए थे। वेल्थ टैक्स, गिफ्ट टैक्स एंड एक्सपेंडिचर टैक्स वर इंट्रोड्यूस्ड बिकॉज ऑफ कार्डर। अब देखिए मोदवाट स्कीम, इट इंक्लूड्स दोज मैन्युफैक्चर हु डिपेंड ऑन इंडिजिनस मटेरियल। मॉडिफाइड वैल्यू एडेड टैक्स होता है हमारा मोडवाट का फुल फॉर्म। ठीक है। कंसोलिडेटेड फंड हमारा जैसे पढ़ा था कि इसमें सारे रेवेन्यू आते हैं, टैक्स रेवेन्यू
आर्टिकल 266(1) के तहत, कंटिजेंसी में इमरजेंसी 267(1) के तहत। कैपिटल गेन्स में क्या होता है, इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी अर्न। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, डिफरेंट स्लोप बट सेम इलास्टिसिटी। जैसे कि आपको दिख रहा है ग्राफ में, पॉइंट पी से दो स्लोप निकल रहे हैं, एक ही पॉइंट से निकल रहे हैं, तो इलास्टिसिटी जो है स्लोप की सेम होगी, पॉइंट आर और एस की इलास्टिसिटी सेम होगी। आप जैसे पढ़ सकते हैं, since the lines are coming out from the common point P, so velocity will be same at point S and R. नेक्स्ट ग्राफ देखिए, दो स्ट्रेट लाइन जा रही हैं, ये दोनों ही पैरेलल हैं एक दूसरे से। ठीक है, हमारे जो दो डिमांड कर्व हैं, जितना वो ओरिजिन से दूर होगा उतनी इलास्टिसिटी कम होगी, जितना ओरिजिन के पास होगा उतनी इलास्टिसिटी ज़्यादा होगी। तो आप देख सकते हैं डिमांड कर्व आर एस है ना, तो जो पॉइंट एस डैश है तो वहाँ पे इलास्टिसिटी कम होगी, है ना, एम एन, तो ये ओरिजिन के पास है तो इलास्टिसिटी ज़्यादा होगी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, ड्यूरिंग अपस्विंग द एम्प्लॉयमेंट रेट फॉल्स एंड आउटपुट राइजेस। को याद कर लीजिए, ड्यूरिंग अपस्विंग द एम्प्लॉयमेंट फॉल्स एंड आउटपुट राइजेस। नेक्स्ट देखिए, टू इंटरसेक्टिंग स्ट्रेट डिमांड डिफरेंट इलास्टिसिटीज वेयर दे क्रॉस। ठीक है, तो आप ये ग्राफ देखिए, यहाँ पे दो जो डिमांड कर्व है वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो ये बोल रहा है कि ये जो डिमांड कर्व्स हैं ये डिफरेंट इलास्टिसिटीज होंगी इन दोनों की, जहाँ पे क्रॉस कर रहे हैं। ठीक है, तो ये सेम भी हो सकती हैं और डिफरेंट भी हो सकती हैं इस तरह से। ठीक है, इसको बस याद करना है। प्रोडक्टिव एफिशिएंसी कहाँ पे होती है, मिनिमम एसी। प्रोडक्टिव एफिशिएंसी मिनिमम होती है एसी पे, एवरेज कॉस्ट पे। एलोकेटिव एफिशिएंसी वहाँ पे होती है जहाँ पे प्राइस इज इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट। रिपीटिंग अगेन, एलोकेटिव एफिशिएंसी वेयर प्राइस इज इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट। प्रोडक्टिव एफिशिएंसी इज मिनिमम एट एवरेज कॉस्ट। आगे देखिए, आगे आपको एग्जाम्पल दिया है इन्फ्लेशन का, डिसइन्फ्लेशन का और डिफ्लेशन का। ठीक है, तो आपको ईयर 1, 2 और 3 में दिख रहा होगा, पहले 100 था, ईयर 2 में 104 हुआ, फिर 106 हुआ। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इन्फ्लेशन हो रहा है, प्राइस बढ़ रहे हैं, है ना। और फिर ईयर 4 में आपको दिख रहा होगा 106 से 107 हुआ, तो प्राइस तो बढ़ रहा है मगर डिक्रीजिंग रेट पे बढ़ रहा है ना। डिसइन्फ्लेशन क्या होता है, व्हेन प्राइस इंक्रीजिंग एट अ डिक्रीजिंग रेट या स्लो रेट बोल सकते हैं। ठीक है, फिर आपको दिख रहा है ईयर 4 से ईयर 5 में 107 से 105 हो गया, तो कम हो गया ना, तो यहाँ पे दिख रहा है आपको फॉल इन प्राइसेस इज कॉल्ड डिफ्लेशन। ठीक है, और हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप होता है तीन चीज़ों के बीच में, मोड, मीडियन एंड मीन। ठीक है, तो मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन, याद रखना है। अभी ये थ्योरम देखिए, इंपॉर्टेंट है। थ्योरम 1, कोरिलेशन कोफिशिएंट इज ज्योमेट्रिक मीन ऑफ द रिग्रेशन। आर इज इक्वल टू अंडर रूट बी वाई एक्स बी एक्स वाई। बी वाई एक्स को कैसे लिख सकते हैं हम लोग, आर मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड डिविजन ऑफ एक्स डिवाइड बाय स्टैंडर्ड डिविजन ऑफ वाई मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड डिविजन ऑफ वाई डिवाइड बाय स्टैंडर्ड डिविजन ऑफ एक्स। ठीक है, अभी थ्योरम 2, इफ वन ऑफ द रिग्रेशन कोफिशिएंट इज ग्रेटर देन यूनिटी द अदर मस्ट बी लेस देन यूनिटी। ठीक है, अगर एक रिग्रेशन कोफिशिएंट ग्रेटर देन यूनिटी है तो दूसरा मस्ट बी लेस देन यूनिटी। इसको एज इट इज़ याद करना है, थ्योरम है तो एज इट इज़ पूछा जाएगा। ठीक है, बी एक्स वाई इज लेस देन एंड इक्वल टू 1 बी वाई एक्स इज लेस देन 1। ठीक है, तो आगे है हमारा थर्ड थ्योरम। थर्ड थ्योरम, अर्थमेटिक मीन ऑफ रिग्रेशन कोफिशिएंट इज ग्रेटर देन कोरिलेशन कोफिशिएंट। अर्थमेटिक मीन जो है रिग्रेशन कोफिशिएंट का वो ग्रेटर होता है कोरिलेशन कोफिशिएंट से। ठीक है, बी वाई एक्स प्लस बी एक्स वाई डिवाइड बाई 2 इज ग्रेटर देन आर। आर इज इक्वल टू अंडर रूट बी वाई एक्स माइनस बी एक्स वाई। लास्ट थ्योरम देखिए, रिग्रेशन कोफिशिएंट आर इंडिपेंडेंट ऑफ ओरिजिन बट नॉट स्केल। मतलब कि अगर चेंज आएगा स्केल में तो रिग्रेशन कोफिशिएंट को भी इफेक्ट पड़ेगा, मगर अगर ओरिजिन में कोई चेंज आता है तो रिग्रेशन कोफिशिएंट में कोई फर्क नहीं पड़ता है। थैंक यू।